और देखिए, रामपुर सीट के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है समाजवादी पार्टी। रामपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 18 नवंबर है। आजम खान की सदस्यता रद्द होने की वजह से उपचुनाव की स्थिति बनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से कौन कैंडिडेट होगा, इस पर अपडेट आ सकती है। तो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद 18 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख, और उससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार कौन होगा, यह स्पष्ट हो जाएगा। खबर मुजफ्फरनगर से। खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद पूरी ताकत झोंकने वाली है। आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी 3 जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही जयंत सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी का भी ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि जयंत चौधरी आज सुबह 11 बजे खतौली विधानसभा क्षेत्र के पिपलेहेड़ा गांव पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरी जनसभा उनकी है तिसंग गांव में, और तीसरी जनसभा मंसूरपुर गांव में है, जहां वो संबोधित करेंगे। इन रैलियों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन सपा दोनों ही तैयारी पूरी कर चुकी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन जनसभाओं में क्षेत्र की अच्छी खासी भीड़ जुटने की संभावना है। तो देखिए, जयंत चौधरी आज खतौली उपचुनाव को लेकर के 3 जनसभाएं करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की ओर से यह सीट जब आरएलडी के खाते में आई है, तो आज इन्हीं जनसभाओं में प्रत्याशी का ऐलान किया जा सकता है। विधानसभा में 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम पिपलेड़ा में है, दूसरा कार्यक्रम तिसंग में है, और तीसरा मंसूरपुर गांव में है। 3 कार्यक्रम है। क्या लगता है जनता का मूड देख करके कितनी पब्लिक इन कार्यक्रम में इकट्ठा होगी और क्या लाभ गठबंधन को? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, जो उनका प्रयास है, सबको पता है कि कैसे ये सीट खाली हुई है और उपचुनाव है। तो जयंत जी का लोग लगाव करते हैं। किसान नेता देश के अंदर वही अकेले हैं। तो आपको देखा गया यहाँ से सड़कों तक सड़कें भरी भी होंगी, और गांव के परिवार के सब हर वर्ग का मतलब व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे सड़कों पे होंगे। सब लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। खतौली विधानसभा सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल 2 फॉर्मूलों पर काम कर रही है, जिससे निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को साधा जा सके। जयंत चौधरी रविवार को खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3 सभाएं करेंगे, और माना जा रहा है कि कल ही जयंत चौधरी मंच से प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के बीच कड़ा और दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और यहाँ की हार और जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों ही दलों का कद भी तय करेगी। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी और रालोद किसी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है जो जाट, मुस्लिम और एससी समीकरण को साध सके। खतौली सीट पर करीब 90,000 मुस्लिम मतदाता हैं। एससी मतदाताओं की संख्या करीब 50,000 है, और गुर्जर मतदाता करीब 35,000 है। इसी समीकरण में रालोद अपने लिए जीत की तलाश कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन इस चुनाव में जाट, मुस्लिम, गुर्जर समीकरण और जाट, मुस्लिम, एससी समीकरण में से ही किसी एक समीकरण पर चुनाव लड़ेगा, और इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। और यूपी में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मुस्लिम को एक मंच पर लाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक और माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से दूर हैं, तो वहीं आज राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज बरेली में भव्य महासम्मेलन करने जा रहा है। इसका आयोजन होगा। सम्मेलन के माध्यम से पसमानदा समाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देगा। पसमानदा समाज का इस तरीके का आयोजन बरेली में पहली बार होने जा रहा है। हजारों की संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। इस रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि 1 महीने से भी कम में यूपी में बीजेपी का पसमानदा समाज को बीजेपी से जोड़ने के लिए ये चौथा बड़ा कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है, और बरेली में इसका आयोजन आज होना है। ये तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे इसी मंच पर। तो मुस्लिम वोट को रिझाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, और सेंटर बनाया है आजम खान के रामपुर को, जहां मुस्लिम वोट की आबादी 50% से ज्यादा है। लेकिन बड़ा
लखनऊ में किया था अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चे ने, और ये अब रामपुर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने की, उसमें उसको कितनी कामयाबी चुनाव में मिलती है। वहीं जानकारों की माने तो भाजपा मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाकर सपा का खेल खराब करने की तैयारी में है, क्योंकि 2022 में सपा को मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, जिससे सपा का वोट पहली बार 32% तक पहुंच गया। ऐसे में थोड़ा भी वोट टूटा तो सपा के लिए बड़ा डेंट होगा। हालांकि सपा का दावा है भाजपा के इन सम्मेलनों से कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और जो सम्मेलन वो कर रहे हैं उसमें उस समाज के बहुत कम संख्या में लोग हैं। पार्टी के उनके कार्यकर्ता बन करके वहाँ लोग बैठ गए हैं और वहाँ पर पूरा मुस्लिम, पूरा दलित, पूरा पिछड़ा वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से पार्टी के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में रामपुर भी हम जीतेंगे और सब जगह जीतेंगे। जो हमारा गठबंधन है वो निश्चित रूप से हर जगह जीतेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से हर मुद्दे पर लड़ेगी। आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर हम लोग लड़ेंगे, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन पसमानदा समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वोट भाजपा की तरफ चला जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने आज रामपुर में पसमानदा महासम्मेलन करने के बाद शुरू कर दिया है, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पसमानदा दांव खेला है, ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में मुस्लिमों की आबादी में 80 से 85% आबादी पसमानदा समाज की है। 2022 में 70% वोट सपा को मिला था, जबकि भाजपा का दावा है कि उसे भी 8% वोट मिला था। भाजपा इसी ग्राफ को बढ़ाने में लगी है। कहा यह जा रहा कि भाजपा रामपुर में आजम खान का खेल खराब करने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम भाजपा के लिए दरी बिछाएगा। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होता है। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। विकास के क्या कार्यक्रम को आगे काम होगा? जैसे कि आपको ज्ञात है कि पिछले महीने भारी वर्षा के कारण प्रदेश की सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं और ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कें युद्ध स्तर पे उनकी मरम्मत, आवागमन और मोटरेबल बनाई जाएं। बताया जा रहा है कि खतौली उपचुनाव में रालौद गन्ना किसानों के मुद्दों को भुनाएगी। 14 दिन में सरकार का बकाया देने का वादा, गन्ने का दाम घोषित न होना और करोड़ों के बकाया का मुद्दा छाया रहेगा। रालौद के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि किसान और नौजवान परेशान हैं, वादे अधूरे हैं और इन्हीं मुद्दों के दम पर सरकार को आरएलडी घेरेगी। हर हाल में खतौली उपचुनाव जीतेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस सीट पर परचम लहराने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र शर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, सबकी नजरें खतौली विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल कितनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहा है? हमारा गठबंधन पूरी शक्ति से इस चुनाव को लड़ेगा और हर कीमत पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग हर स्तर पर चुनाव लड़ने का प्रयास करें। अच्छा, किस तरीके से काम कर रहे हैं? चूंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी पूरी एक घेराबंदी करने में जुटी हुई है, तो उस घेराबंदी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। एक तो खतौली कस्बे को छोड़ के पूरा किसानों का क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है। खतौली में अधिकांश गांव का आदमी किसान रहता है, मजदूर रहता है। तो गांव-गांव में लोकदल का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है
तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से जुट गया था जिस दिन इस चुनाव की घोषणा हुई थी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो देखिए, विशेष मुद्दा आज भी किसानों के गन्ने का पेमेंट का है, गन्ने के मूल्य का है, किसानों को लाभकारी, सभी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए, ये सारे सवाल आज भी किसान के बीच में है। और किसान को जिस ढंग से बेइज्जत इस सरकार ने किया है, उसका भी किसानों के मन में आज भी गुस्सा, अफसोस है। और हर किसान इस बात के लिए तैयार है, किसान और मजदूर को मैं कभी किसान से अलग करता ही नहीं हूँ। खेतीहर मजदूर भी किसान ही है। वो सारे लोग इस चुनाव में जुटेंगे और सो विधि हम लोग विजयी होंगे। यूपी उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम करीब 7:50 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर के अलावा बुलंदशहर, बिजनौर, मुरादाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऋषिकेश, खटीमा, कोटद्वार, पिथौरागढ़, मसूरी, श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र नेपाल का दुधारू कोट बताया जा रहा है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। तो देखिए, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया क्योंकि 5.4 तीव्रता का यह भूकंप था। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तरकाशी से, जहां भूकंप की वजह से सीलिंग से लगे लाइट्स को, फैन को आप मूव करता देख सकते हैं। तो मैंने पूछा और सुना तो एक्चुअली वो हकीकत में ही भूकंप था, और बिल्कुल भी उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी लास्ट वीक ही गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की घटना हुई है, और ये दोबारा से जो भूकंप आया है इसने तो बिल्कुल हिला दिया है। हम लोग प्रकृति के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फैन चल रहा था, एकदम देखा तो फैन हिल रहा था। तो मैंने जब फैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है। पंखा काफ़ी तेज़ हिला था, मुझे महसूस हुआ इस बात का। अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ, तो पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। महसूस हुआ था, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए थे। तो मैं उठ के बाहर भी आया, मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने गया, लेकिन झटके महसूस हुए थे, झटके काफ़ी तेज़ थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पिथौरागढ़ में वो मौजूद थे और भूकंप के झटके उन्होंने भी महसूस किए हैं। तो देखिए, जहां दिल्ली एनसीआर के अलावा बहुत सी ऐसी जगह उत्तराखंड में जहां भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया जा रहा है कि वो किसी कार्यक्रम में थे और इसी दरमियान भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाहजहांपुर से 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला चौक कोतवाली के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का है। महिला ने ससुराल पक्ष पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे पहले 3 तलाक दिया। महिला का पति आए दिन उसके साथ गलत व्यवहार करता था, कई बार जान से मारने की भी कोशिश की। मायके वालों को जुल्म की दास्तान बताने पर शौहर ने महिला को तलाक दे दिया। इसके बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बाद फरीदपुर में एक मौलाना को बुलाया गया। पति ने कहा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद मौलवी ने ससुर, सास और ननद के सामने देवर से हलाला के लिए निकाह करा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। निकाह कब हुआ था और कैसे तलाक हुआ आपका? मेरा निकाह सन 2017 19 नवंबर को हुआ था। और हमारे पापा ने शादी जैसे गरीबी रिवाज से जब भी अच्छी तरीके से करी थी। 12-15 लाख तक की शादी हुई थी। जैसे 10-12 लाख का दहेज था, उसमें बुलेट और गाड़ी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो शादी मेरे पापा ने गरीब हिसाब से, और इसकी मांग थी ना, डिमांड करता था ये, और डिमांड पे ये देना वो देना। और हम जैसे कि सबसे छोटे थे। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 4 साल से लापता एक 25 साल के युवक का नरकंकाल घर के कमरे में गड्ढे से बरामद हुआ है। दरअसल मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव नरा का है। 25 नवंबर 2018 यानी आज से 4 साल पहले 25 साल के युवक मोहम्मद हसन का नरकंकाल गांव के ही सलमान नाम के शख्स के मकान में बने कमरे के गड्ढे से बरामद हुआ। इधर मौके पर स्थानीय पुलिस आरोपी शख्स सलमान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने नरकंकाल को आगे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है।
पे सूचना मिली थी कि हसन पुत्र गबरू जो कि नरा गांव का निवासी था और नवंबर 2018 से वो गायब था। इसमें उसके मृतक के भाई सलीम ने बताया कि गांव का ही सलमान पुत्र शहाबुद्दीन उसके द्वारा 4 दिन पहले किसी की मौत हुई थी। उसके जनाजे में इसके द्वारा सलीम को स्वयं बताया था कि मैंने तुम्हारे भाई को मार के अपने घर में दाब रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जालौन से आई खबर के साथ, जहां जालौन में कागज की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगी है, ये बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का कागज जल करके खाक हो गया है। आग लगने से कागज फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के बदरौली गांव की घटना बताई जा रही है। बहरहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, ये जानकारी है। जालौन से ये तस्वीरें आपके सामने, कागज की फैक्ट्री जिसमें आग पकड़ने के बाद किस तरीके से दमकल कर्मी, फायर फाइटर्स आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जालौन से टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा की, जहां आप देखिए किस तरीके से कागज की फैक्ट्री के भीतर जब शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी उठी और उसके बाद फैक्ट्री के भीतर रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि कागज की फैक्ट्री में केमिकल और कागज तमाम वो चीजें जो ज्वलनशील हैं, और इस कैटेगरी में आने वाली चीजों में जब आग लगती है तो उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फायर फाइटर्स ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है, ये गनीमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपचुनाव के जंग की। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का इतिहास दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरीके से कमर कस ली है। इस सीट को जीतने के मायने क्या है, इस बात से समझा जा सकता है कि एक बार फिर अखिलेश यादव सैफई में मैनपुरी के विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव आज सुबह 10 बजे के बाद मैनपुरी के विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के बैठक करेंगे। बैठक में सभी नेता मौजूद होंगे। मैनपुरी के विधायकों को बुलाया गया है। दरअसल आज सैफई में एक बार फिर पूरा यादव परिवार कुंभा जुट रहा, इकट्ठा हो रहा है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पिता रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश और डिंपल समेत पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ सभी लोग रहेंगे। हालांकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के मौजूद रहने पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए, डिंपल का मिशन मैनपुरी, सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। बैठक में मौजूद रहेंगे डिंपल यादव। इसके साथ आपको बताएं, तेज प्रताप यादव रणवीर यादव के पिता रणवीर यादव की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर सैफई में एकजुट होगा समाजवादी कुनबा। रामगोपाल यादव होंगे, इसके साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी रहेगी, ये बात निकल करके सामने आ रही है। हालांकि शिवपाल यादव के मौजूद रहने पर सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को नामांकन कर सकती है डिंपल यादव, ये भी खबर आ रही है। मिशन मैनपुरी के तहत आज का दिन क्यों अहम है, ये आप समझिए। ये वो हलचल है जो आज मैनपुरी में रहने वाली है। मैनपुरी में बीजेपी भी लगातार जीत का दम तो भर रही है, लेकिन अभी तक वो उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है कि मैनपुरी की लड़ाई यादव वर्सेस यादव होगी या यादव वर्सेस शाक्य। सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव को लेकर है, जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि सपा का खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले शिवपाल ने कहा था कि वो अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद, लेकिन अभी तक उन्होंने पत्ते खोले नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों अखिलेश यादव अपना हर एक कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल से किसका दंगल, कब पत्ते खोलेंगे अखिलेश के अंक। मुलायम की विरासत बचा पाएंगी बहुरानी, खतरे की घंटी बजा रही है घटते वोट की कहानी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन गया है, क्योंकि जब से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा, तब से एक ही सवाल पूरा देश पूछ रहा कि मैनपुरी के दंगल में डिंपल यादव के सामने कौन होगा।
क्योंकि भाजपा लगातार जीत का दम तो भर रही, लेकिन अभी तक वो तय नहीं कर पाई कि मैनपुरी की लड़ाई यादव वर्सेस यादव होगी या यादव वर्सेस शाक्य। क्योंकि भाजपा की तरफ से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव से लेकर प्रेम सिंह शाक्य और रघुराज शाक्य जैसे नाम चर्चा में हैं, लेकिन फाइनल नाम कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना है। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा नजर इस वक्त शिवपाल यादव पर टिकी है, जिन्होंने 3 दिन पहले अपने पत्ते खोलने की बात कही थी। लेकिन शिवपाल अभी तक चुप्पी साधे हैं और शिवपाल की यही चुप्पी समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही, क्योंकि अगर शिवपाल यादव ने डिंपल को अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो मैनपुरी में सपा का खेल खराब हो सकता है। क्योंकि 2019 में मुलायम सिंह यादव को 93,000 वोट से जीत मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर सीट से मिले थे, जहां से शिवपाल विधायक है। हालांकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मैनपुरी को लेकर पूरा परिवार एकजुट है, क्योंकि सवाल सिर्फ शिवपाल का नहीं, तेज प्रताप यादव का भी है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल को मैदान में उतारा गया। मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है आदरणीय नेताजी के देवस्थान के कारण। और जब ये चुनाव हो ही रहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिंपल जी को जिताएंगे, और इसलिए भी जिताएंगे कि मैनपुरी के एक एक परिवार के लोगों के साथ शिवपाल जी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी को लाभ हो। अंतोगत्वा और आखिर में जाकर के शिवपाल जी यही काम करेंगे कि डिंपल यादव भी जीते और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद। वहीं इन सबके बीच अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को बचाने और डिंपल को चुनाव जिताने के लिए फुल ऑन एक्शन में है। शनिवार को अखिलेश सैफई पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर काफी देर तक रणनीति बनाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तक जितने भी उपचुनाव हुए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर रहे। लेकिन मैनपुरी में बात न सिर्फ पिता की विरासत की है, बल्कि साख की लड़ाई है, क्योंकि अगर सपा इसे हार गई तो उसका ये तिलिस्म टूट जाएगा और पूरे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। अखिलेश यादव जी अभी तक अहंकार में थे, और इसीलिए चाहे रामपुर का उपचुनाव हो, चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे हालिया संपन्न अभी गोला गोकरणनाथ का उपचुनाव हो, कहीं भी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए और हर जगह पराजय हुई है। अब उनको पराजय का डर सता रहा है, इसलिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने के बाद भी उस सुरक्षित सीट को, जिसको मानते हैं कि उनका गढ़ है, वहां प्रचार करने के लिए उनको जहमत उठानी पड़ेगी। ये बात मुझे लगता है कि समाजवाद परिवारवाद में बदल चुका है, और जो लगातार एक चल रहा था कि अखिलेश यादव पिछले कितने भी उपचुनाव हुए उसमें अपने प्रत्याशियों का प्रचार नहीं करने गए, वो रामपुर भी नहीं गए और वो आजमगढ़ भी नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो पत्नी लड़ रही है, प्रचार करने जाएंगे, और ये परिवारवाद अखिलेश का सिर्फ अपने परिवार तक अब सीमित हो गया है। मुझे लगता है वो अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव जी और उनके बच्चे ही अब मुख्य समाजवादी पार्टी रह गए, इसके अलावा अब किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब पूरा दारोमदार डिंपल यादव के कंधों पर है, जो 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें जिताने के लिए समाजवादी पार्टी हर एक तैयारी को युद्ध स्तर पर कर रही है। माना जा रहा कि सोमवार को डिंपल नामांकन भरने पहुंचेंगी, जिसके लिए भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव के इस युद्ध में डिंपल भाजपा का क्या विजय रथ रोक पाएंगे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव सपा का घटता ग्राफ और मैनपुरी में भाजपा का बढ़ता वोट बैंक सपा की टेंशन बढ़ा रहा। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।